हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पार्ट ऑफ रीबर्थ ऑफ गैंगस्टर वाइफ चैप्टर 21। ये कलर तुम पर जच रहा है। अब तक अमृता के होठों पर मुस्कान बिखेरे बेड से नीचे उठने लगी। उसने बेड पर होठ रख उठने की कोशिश करी कि फिर से उसके हाथों में तेज दर्द हुआ, जिससे तुरंत ही उसका ध्यान होठ पर चली गई। उसने हाथ पर बंदी पट्टी को देख कुछ सोचते हुए अचानक से उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई, जिससे अमृता खुद हैरान थी। उसने बड़बड़ाया, मैं स्माइल कर रही हूँ, उस सब के लिए नोवे हम मैंने थोड़ी जा कहा था कि वह मेरी पट्टी करे। वैसे अमृत को एहसास हो गया था कि यह काम रक्षित के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। इतना कह अमृता वॉशरूम में चली गई। वही उसके जाते ही कोई अलमीरा के पास से बाहर आया। एक नजर अमृता को जाते देख के फिर धीरे कदमों से बैठ के नीचे चला गया। अमृता को नहीं पता, लेकिन उसके कमरे में पहले से कोई मौजूद था है। वन अब आगे वन इस वक्त अमृता सावर के नीचे खड़ी थी। उसके बदन पर पानी मोती के बूंद की तरह चमक रहा, जिससे अमृता और अट्रैक्टिव लग रही थी। अमृता ने अपना चेहरा सावर की तरफ कर लिया जहां से पानी गिर रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त काफी सारी उलझन थी जो वह खुद नहीं समझ पा रही थी। उसने मन में कहा, ये खेल जीत हार का नहीं, मौत का होने वाला है। तुम सब ने पीछे से वार किया था, लेकिन मैं सामने से करूंगी, क्योंकि मैं तुम सब की तरह काय कही हूँ। सबको एक एक पर पहले तोड़ूंगी, फिर मांगी, तभी तो पता चलेगा मौत क्या होती है। और तुम सबने जिस चीज के लिए मुझे मौत दिया है, आखिर वह तुम्हारे कितने काम आने वाली है। इतना कह अमृता के आंखों के कोने से आंसू बाहर आके पानी में मिल गए और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वैसे देखा जाए तो इंसान के लिए भरोसा बहुत बड़ी बात है। एक भरोसा शब्द इंसान को जीने और मरने की चाह देता है, लेकिन जब वही खत्म हो जाए और वह भी अपनों आय के हाथों से, तो इंसान के लिए जिंदगी बोझ सी हो जाती है। अमृता ने भी भरोसा अपने दोस्तों पर किया, उन दोस्तों पर जो बचपन से साथ में रहे हैं, खेले हैं, हर सुख दुख में साथ रहे हैं, एक साथ हर के मुसीबत से सामना किया है। आज अमृता यानी रितिका 27 साल की है। अमृता की उम्र 25 है। इन 27 सालों में वह 4 साथ में रहे हैं। वैसे तो अगर कोई एक साल भी साथ रह ले तो वह दोनों एक दूसरे को जान जाते हैं, लेकिन अमृता शायद नहीं जान पाए और ना वह समझ पाए, ऐसा उसे लगता है। मगर पैसे और प्रॉपर्टी अच्छे अच्छे इंसान को बर्बाद कर देती है। एक अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है जिस घर के लोगों में लालच आ जाए, और आज उसी लालच की वजह से अमृता के अपनों ने ही उसे मार दिया। एक बार ये तक नहीं सोचा, यह वही अमृता थी जिसने कई बार अपनी जान पर खेल के तुम सबकी जान बचाई है। खैर, अब कोई इतना समझा, तब तो सब तो पैसों में अंधे हैं। कुछ देर नहाने के बाद अमृता ने अपने भावना पर काबू किया और वॉशरूम से बाहर आई। उसने अंदर ही कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त उसने एक सिंपल सा पटियाला सूट पहन रखा था, जिसका कलर कुछ पर्पल और सूट स्लीवलेस था। उसका दुपट्टा नेट का है, जो अमृता ने इस वक्त नहीं ले रखा। वह मिर के जाने खड़ी होकर बाल ठीक करने लगी। वही बेड के नीचे लेटा इंसान अमृता को साफ तरीके से देख रहा था। उसकी पूरी नजर अमृता पर थी। इधर अमृता सिंदूर तो लगाना नहीं चाहती थी, लेकिन सुरभि जी के लिए उसने लगाना सही समझा। अमृता ने ड्रेसिंग से जैसे ही डिब्बी उठाई, उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे देख रहा है। अचानक से उसकी आंखें सख्त हो गई। अमृता पीछे मुड़ के कमरे में देखती है, पर कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर गेट पर जाकर टिक जाती है, जहां रक्षित पसीने से लथपथ होकर खड़ा था। उसकी नजर अमृता पर टिकी थी। रक्षित देख अमृता की आंखें सिकुड़ गई और वह कहती है, क्या है, ऐसे आंखें फाड़े के क्या देख रहे हो। रक्षित उसकी बात सुन कुछ नहीं कहता है, बस अपने थूक को गटक हुए अमृता को इंटेंस नजरों से देखने लगा। वही अमृता उसकी नजरों को अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए उसे और गुस्सा आ रहा था। उसने इस बार थोड़े तेज आवाज में कहा, अभी के अभी अपनी नजरें हटा लो, वरना ये जो बटन जैसी आंखें लेकर देख रहे हो ना, उसे निकाल के बालकनी से बाहर फेंक दूंगी। बाद में यह मत कहना कि मैंने गलत किया है। अमृता की बात सुन रक्षित सकपका गया और अपनी नजर इधर से उधर करते हुए कमरे के आ गया। वही अमृता उसे देखा, मन में कहती है, मैंने सोचा था कि यह सुवर चला गया होगा, लेकिन ये तो यहीं पर कुंडली मार के बैठा है। पता सुबह सुबह इसी का चेहरा देखने को मिलने वाला था। यह मेरा कमरा है, तो मेरी ही शक्ल देखोगी क्या, किसी और की देखने की इच्छा थी। अमृता हैरानी से उसकी तरफ मुड़ के देखने लगती है। उसने तो मन में कहा था, उसे कैसे सुनाई दे गया। अमृता ने सोचा और एक नजर रक्षित को देखा, फिर से मिर की तरफ मुड़ गई। तभी उसने मिर में से रक्षित की नजरों को कहीं और पाया। उसने गौर से देखा तो वह उसके सीने को घूर रहा था। अमृता को एक पल गुस्सा आ गया, लेकिन दूसरे पर उसके चेहरे के शर्म सी दिखने लगी। आई वह पीछे मुड़ के अपने दुपट्टे को लेने जैसे ही आगे बढ़ती है, रक्षित उसके हाथों को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से अमृता के दिल
की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है। ये पहली बार उसके साथ हुआ जो वह समझ नहीं पा रही थी। वह रक्षित को देखने लगती है, तभी रक्षित उसकी तरफ झुक के कहता है, ये कलर तुम पर जच रहा है। स्माइलिंग फेस। उसकी बात सुन अमृता बालों को कान के पीछे करते हुए कहती है, आंखें खराब हो गई है तुम्हारी, मुझे लगता है इसे ठीक करने की जरूरत है। अगर दोबारा कुछ कहा ना तो आंखों के साथ साथ जबान भी खींच लूंगी। वैसे अमृता को थैंक यू बोलने का अंदाज अच्छा है। टीयर्स ऑफ जॉय। रक्षित कहता है, क्या तारीफ पसंद नहीं आया? अमृता रक्षित के चेहरे को अपने हाथों में भर के कहा, बाबू तू जा नहा ले, नहीं तो क्या पता उसके भी लायक ना बचे, क्योंकि दुश्मनों की तारीफ नहीं करते हैं। मुन्ने तुम्हें क्या लगा मेरी तारीफ करोगे, मेरे पास आओगे, मैं प्यार करने लगूंगा ना? मुन्ने अमृता तुमसे 10 कदम आगे रहती है, मुझे सब पता है। ये जो नया नाटक लगा के रखा है ना, कहीं ऐसा ना हो इस नाटक में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्यारे दोस्त जो बेड के नीचे है, दोनों की हड्डियां आपस में डांस करें। मुन्ने जा पहले ना अच्छे से एक्टिंग सीख के आजा। अपनी बात कह अमृता रक्षित के चेहरे को दाएं बाएं घुमा के दूर कर देती है और अपने दुपट्टे को ले कमरे से बाहर चली जाती है। वही रक्षित हैरान था, फिर अचानक से चेहरा बुरी तरह लाल हो गया था। गुस्से से उसने जोर से कहा, बाहर निकलो। उसकी आवाज सुन बेड के नीचे से युग बाहर के रक्षित के सामने खड़ा हो जाता है। वही रक्षित गुस्से से उसे घूर के कहता है, यही प्लान था ना? तुमने क्या कहा था, लड़कियां तारीफ करने पर मर मिट जाती है, जैसे मरती है खुलेआम धमकी देके गई है। और क्या कहा था? हाँ, इसके पास जाओ, प्यार का नाटक करो, उसे पता नहीं चलेगा। अब मुझे बताओ, उसे यह बात पता कैसे चली? रक्षित की बात सुन युग मासूम सा शकल बना के कहता है, देख यार, मैंने तो सही बताया था, पता नहीं ये सब उसे कैसे पता चला? सच में बाकी लड़कियां इसी पर मरती है? रक्षित कहता है, तेरी कोई जीफ है? युग ये सुन सकपका गया, उसके हथेली में पसीने आने लगते हैं। वह जब कुछ नहीं कहता तो रक्षित आंखें छोटी कर कहता है, क्या सच में तेरी जेफ है? तो मुझे छुपा रहा है? युग जल्दी में कभी हाँ में सर घुमाता है तो कभी ना में, जिससे गुस्सा होकर रक्षित कहता है, एक बोल हाँ या ना। युग ना में सर हिला देता है तो रक्षित फिर कहता है, पक्का ना? अगर कोई निकली तो मैं तुम्हारी निकाल दूंगा पहले ऑफिस से, फिर इस घर से। युग उसकी बात सुन घबरा जाता है और हकला हुए कहता है कि क्या बात कर रहा है यार, मुझे याद है मेरे लिए लड़की तू ही खोजे, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो आज तक किसी के पास नहीं गया। हाँ, लड़कियां खुद बीच में। रक्षित कहता है, हाँ पता है, सब जैसी शक्ल है तेरी। जल्दी से। युग कहता है, मेरी नहीं, भाभी आई तेरी, कहती है। युग फ्लो में बोल तो दिया, लेकिन रक्षित की नजरों से उसकी सांस ही अटक गई। वही रक्षित घूरते हुए कहता है, 1 महीने की सैलरी आई कट। अपनी बात कह रक्षित वॉशरूम में चला गया। वही युग बेचारा मुंह बना के वही खड़ा आए रहा। इधर गेट के पास खड़ी अमृता सब कुछ सुन रही थी। चैप्टर 22। रक्षित की हवा टाइड। अब आगे वही युग बेचारा मुंह बना के वही खड़ा रहा। युग ने बड़बड़ा हुए कहा, मैंने गलत क्या कहा है? सही तो कहा, वैसे भी भाभी यही तो कहती है, कमीना कहीं का, इसे तो हर बार बहाना चाहिए होता है मेरे पैसे कटने के लिए, लेकिन इस बार नहीं। अब मुझे पता है तेरे साथ क्या करना है। तेरी दादागिरी बंद हो गई और मेरी शुरू होगी। तू बस देख, मेरे पास काट का इक्का है। अमृता युग के चेहरे पर एक अलग ही नूर था, क्योंकि अब वह अमृता को यूज करके रक्षित को परेशान करने के बारे में सोच रहा, लेकिन वह भूल रहा कि अमृता उनसे 10 कदम आगे है। खैर, वह वही मुंह बनाकर खड़ा रहा। वही अमृता दरवाजे के पास खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ मन में कहा, मुझे पता था। तुम्हें क्या लगा मैं आए इतने नशे में हूँ तुम्हारी बात नहीं सुन पाऊंगी? न रितिका हर वक्त दुश्मनों के बीच रह के आई है, पीने के बाद भी अपने दुश्मनों पर नजर मैं अच्छे से रख सकती हूँ। उनके साथ कैसे रहना है ये तो तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। मेरे मुन्ने, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये प्लान तुमने बनाया था ना, अब मैं बताती हूँ असली प्लान क्या होता है। अपनी बात कह के अमृता नीचे चली गई। वही युग कमरे में ही रहा। असल में जब रक्षित और युग ने अमृता को रेस्टोरेंट में अपने भाई से लड़ते हुए देखा था तो दोनों को लगा कि अमृता अच्छी लड़की है, लेकिन तभी रक्षित को कुछ ऐसा पता चला कि फिर से उसका दिमाग घूम गया। रक्षित टेबल पर हाथ मार के कहता है, क्या सच में इसने ये सब किया? युग कहता है, यस बॉस, अनाथ आश्रम से यही पता चल है। ये तो वहाँ की हेट को भड़का के आए, आपके खिलाफ केस कर दे, लेकिन आपने उन बच्चों के लिए जो किया है उसके लिए वहाँ की हेड ने करने से मनाही कर दिया। रक्षित कहता है, यह ऐसे कैसे कर सकती है? क्या मैं इसे कोई सड़क छाप मावली दिख रहा हूँ? वैसे भी मेरा कोई इरादा नहीं था उन बच्चों को मारने का। अगर यह मान जाती तो बस डराने के लिए किया मैंने, और ये
इन युग वैसे जो काम किया है उससे तो मावली ही कहते हैं, युग ने थोड़ा धीरे से कहा। लेकिन रक्षित के कानों तक आराम से पहुंच गया था। उसने घूर के देखा तो युग घबरा के आंखों गोल गोल घुमाने लगा। तभी रक्षित कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मावली हूँ। युग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मतलब कि आप अमृता के बीच में। रक्षित ने दांत पीसते हुए कहा। भाभी। युग ने सर हिला के कहा, हम मेरा मतलब है कि भाभी के नजरों में आप मावली हो। जो आपने किया है उसके लिए। रक्षित कहता है, ये लड़की खुद को पता नहीं क्या समझती है। इसे मुझे रोकना पड़ेगा। अगर ज्यादा पंख निकल गए तो मेरा ही वट लगाएगी। इसे काबू में करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अपनी बात कह रक्षित चुप हो गया। वही युग ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप भाभी से जो चाहे वह करवा सकते हैं। एक बार प्लान काम कर गया ना तो वह आपके इशारे पर नाचेंगी हर वक्त। आगे पीछे घूमे युग को बात सुन रक्षित खुश हो गया। उसने युग को प्लान बताने के लिए कहा तो वही युग ने तब उसे प्लान बताया कि उसे अमृता से प्यार का नाटक करना चाहिए। एक बार अमृता उसके प्यार में फंस गई तो वह जो चाहे वह करवा सकता है। और यह सब करना रक्षित को आता नहीं था, क्योंकि बेचारे की आज तक कोई गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, ना उसने प्यार किया था। तब रात में रक्षित अमृता को ढूंढने के लिए कमरे के आया और फिर अमृता शराब के नशे में कमरे में आए। रक्षित को लगा कि अमृता सो रही है, लेकिन उसकी नींद तभी टूट गई थी जब रक्षित उसके हाथों में पट्टी कर रहा था। अमृता बस रक्षित को देखना चाहती है। ये करना क्या चाहता है? रात में रक्षित ने युग को कुछ ट्रिक पूछने के लिए कॉल किया था तो अमृता ने सब सुन लिया। वही सुबह मेर से अमृता ने युग को बैठ के नीचे देख लिया। उसे पता था युग नीचे है, लेकिन फिर भी उसने कुछ कहा नहीं, यानी नाटक करने दिया। वह देखना चाहती थी रक्षित क्या करना चाहता है। खैर अमृता नीचे आई तो टेबल पर सब लोग पहले से मौजूद थे। हर्ष, हर्षी, सुरभि, जो सभी बैठे थे। वही अमृता ने सबकी मॉर्निंग विश किया। गुड मॉर्निंग अपनी बात कह के चेयर पर बैठ गई। तभी हर्षी ने कहा, भाभी आज ना आप बहुत प्यारी लग रही हो। है ना माँ? सुरभि जी जो प्लेट लगा रही थी उन्होंने अमृता के तरफ देखा तो उसके पास आके खड़ी हो गई। सिर पर हाथ रख के कहा तो अमृता भावुक हो गई। सच में परी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। साथ में अमृता की बलाय उन्हें लगी और खुद भी बैठ गई। थोड़ी देर में युग और रक्षित भी टेबल पर आके बैठ गए। आते ही सुरभि जी की बातें रक्षित ने सुन लिया था और कहता है, मॉम आखिर वह मेरी बीवी है तो सुंदर तो होगी ही ना। रक्षित सिंघानिया ऐसे ही किसी को नहीं लाता अपनी जिंदगी में। हर्ष बेचारा जो अभी पहला निवाला डाला ही था कि अचानक से रक्षित की बातें सुन गले में फंस गया। खो खो वो घसने लगा तो हर्ष ने पानी उसके मुंह से लगाते हुए कहा, भाई होश संभाल। हर्षी ने हर्ष को पानी पिलाया। वही बाकी सभी भी रक्षित को ही देखा रहे थे। कल तक तो नफरत करता था, आज अचानक से क्या हो गया? उसकी तारीफ सुन अमृता ने मन में कहा, बेचारा खुद शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। आखिर मैं खूबसूरत बीबी जो हूँ। अमृता के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही थी। वही सुरभि जो हैरान और खुश दोनों थी। चलो यही सही, बीबी तो अपना मान रहा है। मन में कहा, इधर तो अभी बैठे ही वाला था, लेकिन उसकी बातों ने बैठने ही नहीं दिया। वैसे भी उसने नहीं कहा था ऐसा कुछ कहने के लिए, लेकिन देर खड़ा भी तो नहीं हट सकता है। आखिर में बैठ गया। सही हैरान चेहरा लेकर शांति से अपना अपना नाश्ता करने लगे। तभी अमृता के दिमाग में कुछ चल रहा था जिसे सोच उसने सुरभि जो से कहा, माँ वैसे आज भी तो मेरी पहली रसोई की रस्म थी, आपने तो नहीं करवाया। सभी की नजर अमृता पर टिक गई। रक्षित ने सोचा इसे कब से रस्मों में इंटरेस्ट होने लगा। वह परेशान था, उसे क्या पता अमृता क्या सोच रही है। सुरभि जी ने कहा, हाँ होना तो चाहिए, लेकिन कल जो हुआ उसके लिए मैंने सोचा क्या ही रस्म करना अम्त, लेकिन मुझे करना है। अब कहे तो अपने पति के लिए खाना मैं बना के लाऊं? वैसे मैं बना लेती हूँ अच्छे से, इसी बहाने रस्म भी खत्म हो जाएगी और पहली बार वो खा भी लेंगे। अमृता ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा। उसकी यह नोटनी हर्ष और हर्षी आंखें फाड़े देख रहे थे। बिछड़ खाने आए थे, लेकिन यहाँ तो झटका मिल रहा है। फ्लश, आज पति कल को लात मार रही थी। हर्ष ने मन में कहा। दोनों की नजर आपस में मिल गई और इशारे से कहने लगे, भाई तो गए। वही हाल रक्षित और युग का था। रक्षित ने इशारे से पूछा, खाना तो बना लेती है ना? युग ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि अमृता कई बार कॉलेज में कुकिंग कंपटीशन की विनर रह चुकी है। वही सुरभि जी ने हाँ दिया तो अमृता चहक हुए गई। सभी बैठे इंतजार करने लगे और कुछ देर में रक्षित के लिए पराठा और पनीर की सब्जी ले आए। पनीर देखी रक्षित का तो मुंह बन गया था। उसने देख के कहा, नाश्ते में पनीर कौन बनाता है? अमृता ने प्यार से कहा, मैं खाती हूँ इसीलिए आपके लिए बना दिया।
पहले खाओ तो अमृता ने कहा तो सुरभि की ने हामी मिला दिए। पहले एक बार खा के देख बहू ने कैसा बनाया है, फिर बोलना मुझे पता है। वो बहुत अच्छा बनाई होगी, अमृता ने सुनक स्माइल किया, लेकिन रक्षित माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। अमृता ने स्माइल के साथ जैसे ही पहला निवाला तोड़ के रक्षित के मुंह में डाला, मानो रक्षित की हवा टाइट हो गई जारी। आखिर अमृता ने खाने में ऐसा क्या मिलाया था, क्या खाएगा अमृता के हंस से कहना। रक्षित कमिंग सून। रक्षित तुम्हें आइडिया भी है किसे मार के आए हो? वह मिनिस्टर का बेटा था। अमृता तो क्या हुआ, और फीमेल कोई तोप तो नहीं था नाई, वैसे भी ज्यादा नहीं मारा है, बस हाथों की उंगलियां, एक पैर आगे के 2 दांत टूटे हैं, इससे ज्यादा नहीं। उसकी बात सुन सभी हैरानी से देखने लगे। प्लट क्या लड़की है कह रही है, बस इतना ही मारा है। रक्षित ने मुंह खोके गया, बस इतना ही। वह आईसीयू में है, अमृता मरा तो नहीं है ना। चैप्टर 23 के सब आगे। अमृता ने बड़े प्यार से रक्षित को खिलाया यह था, लेकिन बेचारा रक्षित मानो जैसे आज उसकी मौत सामने हो। उसके आंखें लाल, कान लाल, नीचे पैर हिलने लगे, लेकिन उसकी हालत किसी को समझ नहीं आई, मगर अमृता अच्छे से समझ रही थी। उसने मना में कहा, बहुत शौक है ना प्यार करने का, प्यार में अब मिर्ची से भरी सब्जी खाओ, तुम्हारे लिए यही सही है। पहला निवाला अमृता ने खिला के जैसे ही दूसरा उठाने को हुई कि रक्षित ने निवाला कैसे भी गटक हुए कहा, नहीं अब नहीं खान है। उसकी बात सुन सभी देखने लगे। वही अमृता ने मासूम सी शक्ल बना के कहा, क्या यह अच्छा नहीं है? मैंने बड़े प्यार से बनया था कि आपको अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं खानी है तो। अमृता ने सर नीचे झुका के बैठ गई, जिसे देख सुरभि जी ने थोड़ी शक्ति से कहा, रक्षित मुझे पता है तुम ये पनीर नहीं खाते, लेकिन बच्ची ने कितने प्यार से बनया है, कम से कम आज उसके लिए खा तो लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो नौटंकी करनी ही होती है। रक्षित बेचारा बुरी तरह फंसा था अमृता की बात सुन। जहां हैरान हुआ वही अपनी माँ की बात सुन सोने का मन होने कहा, बेटे की तकलीफ नहीं देख रही, उन्हें मेहनत दिखाई पड़ रही है। खैर तभी फिर से उनकी माताश्री ने कहा, अमृता बेटा जाने दे, नकाक पर अपनी मेहनत जाया मत कर, रहने दे उसे भूखा, पर तू खा सकती है ना, तो तुम नाश्ता करो। लाउडली क्राइंग बेचारा अंदर ही अंदर रोते हुए कहता है, तुम सही नहीं कर रही हो, उसने अमृता के लिए कहा था। रक्षित मन में रोते हुए तीखा लगने की वजह से मुंह में आए थूक को अंदर लेते हुए कहा, माँ मेरा वह मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता था कि मैं अकेले कैसे खा सकता हूँ, इसे भी तो अपने पति के साथ खाना चाहिए। रक्षित की बात सुन सुरभि जी कहती है, तेरी बात सही है, अमृता को भी तो खाना चाहिए। रक्षित वही तो मैं कह रहा था। अब अमृता की चाल उल्टी पड़ने लगी, लेकिन अमृता तो अमृता, वह कैसे होने दे सकती है? उसने जल्दी से बहाने बदल के कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही है? आज पहली रासो ये हक पति का और घर वालों का होता है, लेकिन जल्दबाजी होने की वजह से मैं आप सबके लिए कुछ बना नहीं सकी, मगर अपने पति को तो खिला सकती हूँ ना, तो ये हक मैं कैसे ले लूं? अमृता की बात भी सही थी। सुरभि जी ने सिर हिला दिया। रक्षित ने देखा तो मौत सिर पर मरते हुए नजर आई। उसने सोचा, मुझे पता है ये सब तुम जानबूझ कर रही हो, लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। उसने घूर करा अमृता को देखा, जो स्माइल के साथ उसे देख रही थी, जैसे इस बार की जंग वह जीत गई है। रक्षित अपनी माँ को कन्विंस करते हुए कहता है, माँ ये पहले होते थे, लेकिन अब के जनरेशन में हमें कुछ चेंज करना चाहिए है ना। उनकी माताश्री फिर से अमृता को देखा, हमें सिर हिला देती है। तब अमृता कहती है, लेकिन माँ हमें अपनी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए, ये रिवाज बदल लेने से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस बार माताश्री रक्षित की तरफ देख कि हाँ में सिर हिला देती है। उन्हें तो दोनों की बात सही कह रही, वही बाकी सब बस तीनों को देख रहे। हर्ष ने घेरे से हर्षी और युग से कहा, मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है। युग भी हामी भर के कहता है, तुम सही कह रहे हो। पॉइंट यह है कि रक्षित भाभी के हंत से खाना नहीं चाहता है। हर्ष हाँ, पर क्यों? उन्होंने तो इतने प्यार से बनया है। हर्ष पता करना पड़ेगा। अपनी बात कह के वह अपनी चेयर से उठ के अमृता के तरफ आ जाता है। वही रक्षित और अमृता में अब तक बहस हो ही रहा था। तभी अमृता रोने का नाटक करते हुए कहती है, ठीक है, इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं खाना तो मैं नहीं खिलाऊंगी। उसने रोने का नाटक करते हुए जहा तो सुरभि जी ने घूर के रक्षित से कहा, थोड़ा उसका दिल रखने के लिए नहीं खा सकता? अब रक्षित अपनी माँ को कैसे बताए इस लड़की ने क्या किया है? उधर हर्ष ने बड़े सावधानी से प्लेट से थोड़ी सी सब्जी निकल के अपने चेयर पर बैठ चुका था। उसने टेस्ट के लिए हर्षी और युग को भी दे दिया, और उधर मजबूरी में रक्षित खाने के लिए तैयार हो गया, जिसे देख अमृता डेविल स्माइल के साथ उसे प्यार से खिलाने लगी। जैसे जैसे अमृता निवाला उसके मुंह में डालती, रक्षित की हालत खराब होती जा रही
उसके आंखें लाल और हाथ पैर कांपने लगे थे। इधर हर्ष के लाए गए सब्जी को टेस्ट कर तीनों की आंखें कान सब बाहर आने को हो गई। कानों से धुएं निकलने लगे। एक पल उनका वहां रुकना गुजारा नहीं था। तीनों सीधे वॉशरूम की तरफ भागे। सूरभि ने देखा लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। खुद में बड़बड़ा हुए खाने लगी। पता कहीं अब इन तीनों को क्या हो गया। इधर अमृता ने रक्षित को खिला के खत्म कर दिया। बेचारे की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि ना रो पा रहा ना चिल्ला पा रहा, बस निवाला गले से उतार के बैठा था। अब तो ज्यादा देर वहां रुकना भी उसके लिए मौत के बराबर लग रही, वह भी तीनों की तरह। वॉशरूम में भागा तो अमृता अंदर ही अंदर हंसने लगी। उसका तो खुल के हंसने का मन था, जिससे वह भी रक्षित के पीछे चली गई। हाँ मेरे प्यारे पति देव, कैसा लगा मेरा बनिया नाश्ता? टेस्टी था ना? हाँ अमृता पेट पर हाथ रख जोर जोर से हंसने कही। वही बार बार रक्षित मुंह में पानी डालता, फिर मुंह पर उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। ऊपर से अमृता की हंसी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इधर तीनों कमरे में बेड पर पड़े थे। हर्षी सोफे पर, हर्ष युग बेड पर। युग ने बेसुध से पड़े होकर कहा, बॉस की क्या हालत हुई होगी, कैसे पूरा खत्म किए होगा? हर्षी कहती है, बात तो सही है भाई, तो तीखा बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन ये तीखा नहीं। बीच में हर्ष ने कहा, ये जहर है, मेरी तो हालत खराब हो गई है, अभी भी मेरे कानों से धुएं निकल रहे हैं। युग कहता है, मेरे पेट में तो जलन होने कही है। तभी हर्ष ने उठक बैठ गई और कहा, चल के हमें भाई को देखना चाहिए। उसकी बात सुन दोनों उठ के बैठ जाते हैं और एक दूसरे को देख सीधे रक्षित के कमरे के तरफ भागते हैं। गेट से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन बात अच्छे से सुनी पड़ रहा था। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? रक्षित ने हाथे हुए कहा। अमृता कंधे उचका के कहती है, मैंने क्या किया? रक्षित गुस्से से उसकी तरफ बढ़ जाता है और एक उंगली पॉइंट कर कहता है, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मुझसे मत करना, ये सब तुम्हें जानबूझकर किया है। मैं अच्छे से जानता हूँ, मॉम का फायदा उठाकर तुमने जो किया है ना, उसका हर्जाना तो तुम ही भरोग। अमृता भी अपनी एक उंगली उसके तरफ बढ़ा के कहती है, ठीक है, तुम्हें लगता है तो यही सही, मैंने किया है, क्या कर लोगे? मैं डरती नहीं हूँ, और अगर तुम कुछ करने के बारे में सोचे भी तो कल से भी बदतर हाल करूंगी। और वैसे तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तो ये बहुत छोटी बात है। अमृता की बात सुन रक्षित कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, जिसे देखा अमृता कहती है, क्या है यह ऐसे हंस क्यों? कष्ट बीच में अमृता के शब्द उसके गले में अटक गए। वह हैरानी से रक्षित को देखने लगी, लेकिन तभी होश में आए तो बस होठ पैर चला सकती थी। जबान रक्षित ने होठों से बंद कर रखा था। रक्षित ने अपने होठ अमृता के होठों पर रख के उसे किस करने लगा। वही अमृता खुद को छुड़ाने के लिए बस अपने हाथ पैर चला आ रही आई, लेकिन कुछ देर में रक्षित ने उसके हाथों को पकड़ के पीछे लगा दिया और अपनी पूरी पकड़ अमृता पर लगा दिया। इधर 6 आंखें फाड़ फाड़ फ्लश के देख रही थी, जैसे इंसान नहीं कोई भूत पकड़ लिया हो। युग, हर्ष और हर्षी तीनों कमरे में घुस आए थे। जब तीनों को रक्षित और अमृत कमरे में नहीं दिखे तो तीनों बड़े आराम से कमरे में घुस गए वॉशरूम की आवाज सुनने के लिए। दरवाजे से झांकने लगे, लेकिन हर्ष बेचारा आया था अपने भाई को पीटते देखने किस देख बेहोश हो गया, जिसे हर्षी और युग पकड़ के खड़े थे। टेज ऑफ जॉय, दोनों भी शौक में थे। यकीन नहीं हो रहा उनका भाई किस कर रहा है। इधर अमृता गुस्से से पगल हो गई। उसने कुछ नहीं पाया तो मारने के लिए शैम्पू की बोतल ही उठा लिया। वह रक्षित के सिर पर चलाती की सभी के कानों में संस्कार सिंघानिया की आवाज गई। रक्षित, यह आवाज गुस्से और नाराजगी से भरी थी, जिसे सुन रक्षित ने झटके से अमृता को छोड़ दिया। चैप्टर 24, ये लड़की है या बवाल। अब आगे रक्षित ने अमृता को इतने झटके में छोड़ा कि वह गिरते गिरते बची आई। उसने वॉशरूम में लगे पर्दे को कस के पकड़ लिया, उससे गिरने से बच गई। अब ये पागल इंसान कोई ऐसे छोड़ता है क्या? अमृता ने रक्षित को देख के चिल्लाया, जो उसे ही देख रहा था। रक्षित कुछ कहता कि फिर से उनके कानों में मिस्टर सिंघानिया की आवाज गई। रक्षित ने सुन तो एकदम से कहा, सॉरी सॉरी। अपनी बात कह वह रफ्तार से कमरे से बाहर भागा। वही युग और हर्षी पहले ही कमरे से निकल गए थे। अमृता ने सही से खड़ी होकर खुद को आईने में देखा। उसका चेहरा लाल हो चुका था। फिर होठों पर हाथ रख अमृता कुछ महसूस करने लगी, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। हट, मैं क्या सोचे जा रही हूँ? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? उसने मेरी पहली किस चुराई है, जिसका हर्जाना तो वही भरेगा। मैं इसके लिए खुश क्यों हो रही हूँ? नहीं, मुझे खुश नहीं होना है। मेरा कोई अधिकार नहीं है, बस बदला 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 यही मेरा मकसद है, और यह कभी नहीं बदलेगा और ना कोई बदला सकता है। मैं होने ही नहीं दूंगी ऐसा कुछ। अमृता ने खुद से कहा वह किसी
भी कीमत पर नहीं भूल सकती है खुद को देख। गहरी सांस छोड़ी फिर वॉशरूम से बाहर निकल गई। अभी भी उसके दिमाग में वही रक्षित का किस करना चल रहा था। इधर रक्षित और बाकी सब नीचे आए तो सामने पुलिस को देख एक दूसरे को देखने लगे। आज पहली बार सिंघानिया के घर में पुलिस आए है। वही मिस्टर संस्कार सिंघानिया खड़े थे जो बेहद गुस्से में लग रहे। उन्होंने जैसे ही रक्षित को आते देखा तो भड़क गए। रक्षित, यह सब क्या है? क्या भाई साहब के जाने के बाद यही सब होना बाकी था? आज तक पुलिस हमारे चौखट को पार कर अंदर नहीं आई थी, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। क्या मुंह दिखाने लायक छोड़ा है तुमने मुझे? रक्षित को कुछ समझ में नहीं आ रहा उसने क्या किया है। वह भी पुलिस को देख के समझने की कोशिश कर रहा। वही बाकी घर वाले भी चुप शांत होकर खड़े थे। अब तक अमृता भी नीचे आ चुकी थी। वह भी हर्षी के बगल में जाकर खड़ी थी जो हाथों को उलझा के कांप रही। पीछे से अमृता ने हर्षी का हाथ पकड़ के कसके दबा दिया तो हर्षी का कांपना थोड़ा कम हो गया। रक्षित ने मिस्टर सिंघानिया से कहा, डैड आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? खैर आप शांत रहिए, मैं बात करता हूँ। रक्षित पुलिस इंस्पेक्टर के सामने जाकर खड़ा हो गया जो हाथ में डंडे लेकर खड़े थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई कि आपको यहाँ आना पड़ा? इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, मैं मानता हूँ कि आने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन ये केस ही ऐसा है कि मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर नहीं आया तो मेरी नौकरी जा सकती थी। रक्षित ने थोड़े गुस्से से कहा, आप पहेली मत बुझाए, साफ साफ बताइए बात क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, मिस अमृता आपकी ही पत्नी है। रक्षित को पता नहीं क्यों पहले से ऐसा ही कुछ लगा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया तो उसने एक नजर अमृता को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन से खड़ी थी। फिर इंस्पेक्टर के तरफ मुड़ के कहा, हाँ मेरी ही वाइफ है। लेकिन बात क्या है? इंस्पेक्टर ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। इंस्पेक्टर ने कहा तो मिस्टर सिंघानिया और भड़क गए। लो अब घर की बहू पुलिस टेंशन जाएगी। अब यही सब देखना बाकी था। सब उसकी वजह से हो रहा है। मेरी नाक कट गई। कहा था शादी मत करें, लेकिन नहीं, बदला लेना था। महाजन को ले लिया, अब तो खुश हो गए होंगे है ना? रक्षित थोड़ी नाराजगी से कहता है, डैड क्या आप थोड़ी देर चुप रह सकते हैं? मैं बात कर रहा हूँ ना, और मेरे होते आपकी नाक क्या मुंह भी नहीं कटेगा? ग्रीन उसने थोड़ा मच किया लहजे में कहा, जिसे सुन मिस्टर सिंघानिया छिड़ गए। उन्होंने सुवरी जी के तरफ इशारा करके कहा, देख लो अपने पुत्र को, अब मेरा मजाक भी लेने लगा है। यहाँ मेरी नाक डूब रही है और यह है कि सुरभि जी उनके कंधे पर हाथ रख के कहती है, आप भी ना वो कह रहे हैं कि बात कर लेगा, तो आप बीच में क्यों बोले जा रहे हैं? पहले उसे बात तो कर लेने दो, फिर अपनी बर्दाश्त निकाल लेना। उनके कहते संस्कार जी शांत होकर सोफे पर बैठ गए। वही हर्ष और युग जो उन्हें भी समझ में नहीं आया था। दोनों भी समझने की कोशिश कर रहे थे, बस एक दूसरे को देख रहे थे। हर्ष का वही हाल था। अमृता बस खड़ी थी। रक्षित ने फिर से कहा तो इंस्पेक्टर आगे कहा, कल रात में अमृता ने मिनिस्टर के बेटे को मारा था। उनकी हालत इतनी खराब है कि वह इस वक्त आईसीयू में है। ऊपर से ऑर्डर होने की वजह से मुझे आना पड़ा। मैं भी क्या कर सकता हूँ? अगर आपकी पत्नी ने बस थप्पड़ मारा होता तो बात को दबा सकते थे, लेकिन सीधे आईसीयू में भेज दिया है। बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है और हंत से भी निकल गई। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। रक्षित ने सुना तो गुस्से से मुठिया भींच लिया। आंखें गुस्से से लाल हो गई। जिसे इंस्पेक्टर ने देखा तो माथे पर पसीने के बूंद आ गए। रक्षित गुस्से से अमृता के तरफ मुड़ गया। वहीं उसका गुस्सा देख अमृता को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बाकी सभी डर गए। इंस्पेक्टर जो कह रहे हैं क्या वह सब सच है? रक्षित ने दांत पीसते हुए कहा तो अमृता ने कुछ कहा नहीं, जिसे देख रक्षित ने चिल्लाते हुए कहा, बहरी आई हो, सुनी नहीं दे रहा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने जो कुछ कहा वह सच है? रक्षित ने बेहद गुस्से में कहा तो अंदर से एक बार अमृता का दिल भी कांप गया। उसने पहले रक्षित को इतने गुस्से में नहीं देखा था। उस दिन भी था, लेकिन इसने गुस्से में नहीं। वही हर्ष सुन के कांपने लगी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले अमृता ने कहा, हाँ सब सच है, मैंने ही उसे मारा है। अमृता ने जल्दी से कहा कि हर्ष पलके उठा के देखने लगी। वही युग की नजर हर्ष पर चली गई। वह गौर से हर्ष को डरते हुए देखने लगा। पहले तो हर्षी खुश थी, अचानक से क्या हो गया है ये सवाल युग के मन में आए। इधर रक्षित के आंखों में गुस्सा उतर आया और बाकी उसके मॉम डैड भी हैरान खड़े थे। क्या सच में अमृता ने मारा है? पर क्यों? ऐसे क्या बात हो गई कि किसी को आईसीयू में भेज दिया? रक्षित ने दांत पीसते हुए फिर से कहा, आइडिया भी है तुमने मिनिस्टर के बेटे को मारा है और इतनी आसानी से कह रही हो? हाँ मैंने किया है।
अमृता ने कंधे उचका के कहा, हाँ पता है, मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ, कोई तोप तो नहीं है जिसे मारने के लिए मुझे किसी की परमिशन चाहिए होगा। अमृता ने जिस लापरवाही से कहा कि घर वालों के साथ साथ इंस्पेक्टर भी हैरानी फ्लश से वो देखने लगे। उन्होंने सोचा, बाप रे, लड़की है या बवाल, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा यहाँ। मेरी फट रही दोनों तरफ एक से बढ़ के एक है, मेरी हवा टाइट है और यह कह रही है तो क्या हुआ। इधर हर्ष भी हैरान था, उसके दिमाग का घोड़ा इतनी तेज चलने लगा कि उसने युग से कहा, यार भाभी फाइट करते हुए कैसी लग रही होंगी, मैं तो यही आई सोच रहा हूँ, मेरा सपना था यार मैं किसी लड़की को फाइट करते हुए देखूं, मैंने मिस कर दिया। युग ने हर्ष को देख कहा, तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है पर मेरा नहीं। हर्ष ने सुना तो बुरा सा मुंह बना के खड़ा हो गया। फिर हर्ष ने कहा, यार मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, एक बार सोच के देख। तो युग एकदम से कहता है, आई नहीं, मुझे नहीं सोचना है, तू जा यहाँ से। हर्ष, ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जहाँ सबकी नजर अमृता पर थी वही युग की नजर हर्ष पर। उसने मन में कहा, प्लीज हर्ष, इस बार तुमने कुछ उल्टा सीधा ना किया हो, नहीं तो तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना मैं बचा पाऊंगा। पता नहीं युग क्या सोच के कह रहा है। अमृता की बात सुन रक्षित ने कहा, तुम पागल हो गई हो, कह रही हो क्या हुआ। अमृता ने कहा, हाँ और क्या, उसने गलती करी, मैंने मारा, वैसे भी मैं पहले पंगा नहीं लेती हूँ, सब पहले मुझसे लेने आते हैं, वह आया और मार खा गया। रक्षित ने कहा, वो आईसीयू में है। अमृता कहती है, नाटक है, मैंने इतना भी नहीं मारा है, बस हाथों की उंगलियां, एक पैर, कुछ दांत, बस इतना ही, इतने में कोई आईसीयू में नहीं जाता। एक बार फिर अमृता के बातों ने फिर से सभी आई को शौक दिया, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या लड़की है, कह रही है बस इतना ही, कोई मौत से लड़ रहा है और कह रही है बस इतना ही। रक्षित उस पर गुस्सा करे या खुद पर हंसे, जो सीधी साधी समझ के किडनैप कर लिया था। एक बार फिर उसके दिमाग में झटके लगे, क्या आई सच में ये पहली वाली अमृता है, अगर है तो एक दिन में ऐसे कैसे बदल गई, क्या फिर ऐसी ही थी, दुनिया को दिखाती नहीं। चैप्टर 25। हर्ष निकला गद्दार। अब आगे रक्षित अमृता के बारे में अलग तरह से सोचने लगा, लेकिन फिर से एक ही जगह उसकी गाड़ी आके रुक गई। उसके भाई ने क्या किया है इस एक गुनाह के आगे। रक्षित के आगे अमृता की सारी अच्छाई खत्म हो जाती है। रक्षित कुछ देर शांत रह के एक गहरी सांस लेता है और अमृता से कहता है, तुमने उसे क्यों मारा, वह भी इतना कि वह हॉस्पिटल पर पच गया। अमृता, जिसकी नजर रक्षित पर ही थी, वह कहती है, उसने बदतमीजी करी थी इसलिए मैंने उसे मारा, वैसे भी मैंने जैसे कि पहले कहा कि मैं किसी से पंगा लेने नहीं जाती, वह सब लेने आते हैं, इसलिए पीट गए। अपनी बात कह के अमृता हंथ बांधे खड़ी हो गई। वही रक्षित ने इस बार कोई सवाल नहीं किया, वह भी यह बात अच्छे से जान गया है कि अमृता बेवजह कुछ नहीं करती है, अगर उसने मारा है तो उसके पीछे जरूर गलती लड़के की होगी, इसलिए वो इंस्पेक्टर की तरफ मुड़ के कहा है, अंडरस्कोर इंस्पेक्टर, आप अपने पुलिस स्टेशन जाइए, मेरे आदमी आगे इस मामले को देख लेंगे। इंस्पेक्टर ने थोड़े घबराने की आवाज में कह, लेकिन मिस्टर सिंघानिया, मेरी नौकरी। इंस्पेक्टर डर रहे थे कहीं इन सब के चक्कर में उनकी नौकरी ना चली जाए, इसलिए उन्होंने कहा, तो बीच में संस्कार। सिंघानिया ने कहा, आप फिर करा मत करिए, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इस मामले को अब मैं देखूंगा। अगर उसने मेरे घर की बहू के साथ बदतमीजी किया है तो हर्जाना भी भरना पड़ेगा। और जहां तक मिनिस्टर की बात है, उनके साथ कल ही मीटिंग फिक्स कर मैं बात कर लूंगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। संस्कार सिंघानिया ने बड़े प्यार से बात किया, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब उम्र में उनसे बड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इज्जत के साथ कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर सिंघानिया, आपने तो मेरी पूरी परेशानी खत्म कर दिया। लोग सच कहते हैं, कोई आपके पास या आपके परिवार के पास आ जाए तो खाली हाथ नहीं जा सकता है। इंस्पेक्टर ने अपना सिर झुका के कहा, तो संस्कार सिंघानिया कहते हैं, अरे नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर गलती लड़के की है तो कुछ गलती हमारे बहू की भी है, लेकिन इन सब के चक्कर में आपकी नौकरी जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये बात तो सच है, सिंघानिया परिवार इस शहर में जितना जाना माना अमीरी के लिए है, उससे कई ज्यादा लोग उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत हो, वो हमेशा से आगे रहे हैं। और ऊपर से रक्षित के पापा एक आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए, तो कैसे कोई यह बात मानने से इनकार कर सकता है। और संस्कार सिंघानिया बिल्कुल अपने भाई की तरह है, भले ही बिजनेस किया लेकिन दिल काफी बड़ा है उनका। खैर, इंस्पेक्टर ने अपना सिर झुका के धन्यवाद किया और बाहर चले गए। अब लिविंग रूम में बस परिवार वाले ही बचे थे। वही रक्षित ने युग की तरफ देख के कहा, जाके पता करो आखिर वहां हुआ क्या था, मुझे
सारी डिटेल चाहिए। युग अपना सिर हिला देता है। अपनी बात कह रक्षित अमृता को घूर के कहता है, तुमने किस लिए लड़ाई की है ये बात तो जल्द ही मुझे पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना गलती किसकी भी हो, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारे घर में पुलिस आई है। इसकी पनिशमेंट मैं शाम को आने के बाद देता है। ये समझने की भूल मत करना कि मैं ऐसे ही तुम्हें जाने दूंगा, समझी? शायद रक्षित को नहीं पता उसने युग को अमृता के सामने कह के गलती कर दिया। रक्षित के बातों से अमृता को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन हर्ष उसने कस के अमृता के हाथों को पकड़ लिया, जैसे कहना चाहती हो कि क्या सच में भाई को पता चल जाएगा उसकी बातें समझ। अमृता हाथों के इशारे से कहती है, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं पता चलेगा। वही अपनी बात कह के रक्षित वहां से चला गया। वही उसके पीछे युग एक नजर हर्षी को देख बाहर निकल गया। इधर संस्कार सिंघानिया ने भी कुछ नहीं कहा और अपने रूम की तरफ चले गए। सुवरी जी अमृता के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेर के कहती है, मुझे पता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं होगी, तुमने जिस भी वजह से किया है सही किया है, लेकिन इनकी बातों का बुरा मत माना। ये परिवार के लिए थोड़े पजेसिव है। उनका भरोसा देख अमृता को अंदर से बहुत अच्छा लगा। वह हल्की स्माइल के साथ कहती है, मैं समझ सकती हूँ माँ, आप फिक्र मत करिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सुरभि जी ने भी हल्की स्माइल करी, फिर कम के तरफ चली गई। वही हर्ष उनके जाने के बाद अमृता के पास आकर कहता है, अमृता क्या तुम फाइट भी कर लेती हो? उसकी बातें सुन अमृता टेढ़ी स्माइल के साथ कहती है, हाँ। तुम्हें देखना है क्या? हर्ष लंबा सा सिर हिलाकर कहता है, हाँ, लड़कियों को लड़ते देखने का मेरा बहुत शौक है, मैं तो बस टीवी में देखा है। हर्ष ने कह तो दिया, लेकिन उसे नहीं पता अमृता क्या सोच रही है। फिर से हर्ष ने कहा, क्या अमृता तुम मुझे दिखाओगी? अमृता ने कहा, हाँ बिल्कुल हर्ष, तो दिखाओ। अमृता तो लो। अमृता ने जैसे ही यह शब्द कहे, एक जोरदार थप्पड़ जाके हर्ष के गालों पर बड़ी। बेचारा उसके लिए तैयार नहीं था। अचानक पड़ते ही झूल गया वो। हर्षी अपने मुंह पर हाथ रख के 2 कदम पीछे हो गई। अमृता हर्ष की तरफ देख के कहती है, कैसा लगा मेरा फाइट? हर्ष शौक नजरों से उसे देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अमृता ने उसे मारा क्यों है। वही अमृता ने हर्षी का हाथ पकड़ा, उसे ले जाने लगी। तभी आए हर्ष ने पीछे से कहा, तुमने मुझे मारा क्यों? अमृता ने पीछे मुड़ के कहा, भाभी के नाम से बुलाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अपनी बात कह के अमृता ऊपर की तरफ चली गई। वही हर्ष उसे देखते हुए कहता है, उस दिन जब भाभी कहा तो थप्पड़ मारा और कहा कि भाभी ना कहूँ, और जब आज भाभी नहीं कहा तो थप्पड़ मार के कह रही है कि भाभी भी। अगर यही बात वो बिना थप्पड़ दिए बोल सकती थी, मुझे पता है ये सब भाई की वजह से हो रहा है। अगर उस दिन उनके साथ ना गया होता तो मैं भी हर्षी की तरफ अमृता नहीं भाभी के नजरों में अच्छा होता, लेकिन अब मेरी इमेज खराब हो गई है। क्या करूं? पेंसिव फेस हर्ष को लग रहा था कि रक्षित के साथ होने से उसे थप्पड़ पड़ता है। हर्ष बेचारा उदास था, सच में उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसे थप्पड़ क्यों पड़ा वो तो अमृता ही जाने, लेकिन ये गलत हुआ उसके साथ। खैर, हर्ष उदास खड़ा होकर सोचने लगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने खुद से कहा, अब मुझे क्या करना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे भी भाई भाभी के आगे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैं पार्टी चेंज कर लेता हूँ। हर्षी की तरह रहूंगा तो भाई को पीटते हुए देखूंगा, मैं तो कभी पीटू ही नहीं। ग्रीन हम्म हर्ष निगला, गद्दार अपने ही भाई को धोखा देके भाग रहा है। टीयर्स ऑफ जॉय। हर्ष बाबू क्या होगा तेरा? इधर युग कार ड्राइव कर रहा, वही पीछे रक्षित बैठ खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी युग ने कहा, कहाँ चलना है? रक्षित बाहर देखते ही कहता है, सर्जरी का क्या टाइम है? युग सामने देख हुए कहता है, यही कुछ 2 के आसपास है। रक्षित ने युग की तरफ देख के कहा, फिर ठीक है, सीधे हॉस्पिटल ले चलो। युग मेर से एक नजर रक्षित को देख के कहता है, आखिर तुम क्या करने के बारे में सोचा रही हो? रक्षित कहता है, वह तो वही जाने पर पता चलेगा, तुम बस हॉस्पिटल चलो, आगे करना क्या है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। युग ने कुछ नहीं कहा, बस कार हॉस्पिटल की तरफ मुड़ा दिया। दूसरी तरफ रक्षित के कमरे में हर्ष सोफे पर बैठ कांप रही थी। वही अमृता बालकनी में किसी से बातें कर रही। उसने फोन में कहा, काम हो जाना चाहिए, उस बार में ऐसा कोई इंसान नहीं बचे जो कल रात के बारे में एक शब्द भी कह सकता हो। जितने पैसे लगे उतने खिलाओ, जो करना है वो करो, जो बात ना माने उसे धमका, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ से, मैडम आप फिक्र मत करिए, आपने कहा समझो काम हो गया। अमृता कहती है, लेकिन हाँ, एक बात का या खास ख्याल रखना, किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी की इन सब में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जिसकी गलती थी मैंने उसे सजा दे दिया है, बाकी किसी की गलती नहीं थी, तो तुम इन बातों का खास ख्याल
रखना दूसरी तरफ से। जी मैडम, इतना के अमृता फोन रख के कमरे में हर्षी की तरफ आती है। उसकी कोई भी बात हर्षी तक नहीं पहुंची, क्योंकि वह तो आपने ही सोच में बड़बड़ा रही थी। नहीं, भाई को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। चैप्टर 26 सजा मौत। दूसरी तरफ से, मैडम आप फिक्र मत करिए, आपने कहा समझो काम हो गया, अमृता कहती है। लेकिन हाँ, एक बात का यह खास ख्याल रखना, किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, और दूसरी कि इन सब में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। जिसकी गलती थी मैंने उसे सजा दे दिया है, बाकी किसी की गलती नहीं थी, तो तुम इन बातों का खास ख्याल रखना। दूसरी तरफ से, जी मैडम, इतना कह अमृता फोन रख के कमरे में हर्षी की तरफ आती है। उसकी कोई भी बात हर्षी तक नहीं पहुंची, क्योंकि वह तो आपने ही सोच में बड़बड़ रही थी। नहीं, भाई को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं कभी बाहर नहीं जा पाऊंगी। मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब आगे रक्षित की कार सीधे हॉस्पिटल जाकर रुकी। वह बाहर निकल के वीआईपी रूम की तरफ बढ़ गया, जो 3rd फ्लोर पर है। कुछ देर बाद वीआईपी रूम में, जहां पर रक्षित युग और एक मिडिल एज का आदमी, जिसने हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था, चेहरे बीमारी की वजह से मुरझाए हुए थे, बाल कुछ सफेद तो कुछ काले थे। वो इस वक्त रक्षित के समाने सिंगल सोफे पर बैठ थे। उनके सामने रक्षित बैठा था, युग पीछे खड़ा था। रक्षित को देख सामने बैठे आदमी ने कहा, मिस्टर रक्षित सिंघानिया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है? अब सब कुछ तो बर्बाद कर ही दिया है। रक्षित व्यंग भरी मुस्कान से कहा, सब कुछ मिस्टर शंकर, अभी तो मैंने आपका लिया ही क्या है? आप तो ऐसे जाता रहे हैं जैसे कि आपकी दुनिया ही छीन लिया है। ये बात तो मुझे आपसे कहना चाहिए था। आपने क्या लिया मुझसे? मिस्टर शंकर कहते हैं, सब कुछ तो ले लिया। मेरी दुनिया मेरी बेटी थी, जिससे तुमने जबरदस्ती शादी करके मुझसे छीन लिया। अगर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करते तो मैं हॉस्पिटल में ना होता। मिस्टर शंकर, अमृता के डैड, जो अपनी बेटी की शादी की खबर सुन के हॉस्पिटल एडमिट हो गए। आज उनकी हॉट सर्जरी है, जिसने आज रक्षित मिलने आया है। रक्षित अपनी दमदार आवाज में कहता है, आप कह रहे ही कि मैंने आपकी बेटी को छीना है, तो आपके बेटे ने जो किया वह क्या था? आज मेरी बहन मर गई, उसकी वजह आपका बेटा है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। मैं अपनी बहन का रिश्ता भी आपके पास लेकर आया था, और आपने क्या कहा कि आप शादी के लिए तैयार है, लेकिन आपके बेटे ने उसने प्यार का झूठा नाटक कर मेरी बहन का इस्तेमाल किया, उसे उस जगह लाकर छोड़ा जहां पर सिर्फ बदनामी और जिल्लत थी। क्या इसके लिए नहीं कहेंगे कि मेरी दुनिया आपके बेटे ने ले लिया? मिस्टर शंकर का सर नीचे झुक जाता है। वह चाहकर भी इस बात से मुकर नहीं सकते कि उनके बेटे ने गलत किया है। उसकी एक नादानी की वजह से किसी की जान चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, लेकिन इन सब में अमृता की क्या गलती है? जिसकी गलती है उसे सजा क्यों नहीं दिया? मैं मानता हूँ मेरे बेटे की गलती थी, और तुम उसे जो सजा देते मुझे मंजूर था, लेकिन मेरी अमृता वह मासूम है, दुनियादारी नहीं जानती है। उसे तो पता तक नहीं उसके भाई ने क्या किया है। फिर तुमने उसे क्यों अपने बदले में चुना? उनकी बात सुन रक्षित अपने बालों के हाथ फेर के मन में कहता है, वह मासूम है, किसी एंगल से नहीं लगती उसे मासूम समझने वाला बेवकूफ होगा हम। अब रक्षित को क्या पता उसकी किस्मत बेकार है, क्योंकि उसका पाला अमृता नहीं रितिका से पड़ा है। टीयर्स ऑफ जॉय। रक्षित अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, सही कहा आपने, आपकी बेटी की गलती नहीं है, और ना वह कुछ जानती है। हाँ, अगर मैं चाहता तो आपके बेटे को सजा दे सकता था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करता? मारता या फिर टॉर्चर करता। एक दिन वह मर जाता, इससे तो अपनी गलती का पछतावा नहीं होता उसे, इसीलिए उसने मेरी बहन छीनी, मैंने उसकी बहन छीन लिया। मिस्टर शंकर अजीब मुस्कान के साथ कहते हैं, लेकिन इसका क्या ही फायदा हुआ? शायद इस बात को तुम भी समझ गए कि वह अपनी बहन से इतना प्यार नहीं करता जितना तुम करते थे। अगर करता तो शादी कभी नहीं होने देता। ये बात तो उनकी सच थी। बहन को बचाने के बजाय अपनी शादी की तैयारी कर रहा था। इस बात पर रक्षित ने कहा, मैं आपकी बात मानता हूँ, और मैंने देख भी लिया, इसलिए तो आपसे मिलने यहाँ हूँ, क्योंकि मैं अपनी बहन को इंसाफ देना चाहता हूँ। बहन ही नहीं, उसके पेट में पल रहे आपके खानदान का वारिश, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए, जो इस दुनिया के आने से पहले अपनी माँ के साथ आंखें बंद करके चला गया। मेरी बहन उस लड़के से इतना प्यार करती थी कि उसके धोखे के बर्दाश्त नहीं कर पाई, और खुद को ही खत्म कर लिया। उसके लिए मजबूर आपके बेटे ने किया था, इसीलिए उसे इंसाफ तो मुझे दिलवाना ही है। ढलती उम्र में बेटे की जुल्मों की कहानी मुंह पर सुनना एक बाप के लिए शर्म की बात है। इस उम्र में बेटी किसी और की हो गई और बेटा बर्बाद होने के कगार पर है। फिर भी आस बाहरी नजरों से देख मिस्टर शंकर,
ने कहा, मैं तुम्हारी सारी बात मानता हूँ। मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन हाथ जोड़ के एक विनती है मेरी। बेटी को इन सब के मत घसीटना, वह कुछ नहीं जानती है, उसके साथ शादी कर लिया, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जो लड़का अपनी बहन से इतना प्यार करता है वो मेरी बेटी को भी खुश रखेगा, यह मैं जानता हूँ। बस उसे वह सजा मत देना जिसकी हकदार वह नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, तुम्हें जो करना है वह करो। मैं बीच में नहीं आऊंगा शायद, लेकिन मेरी बेटी। इसके आगे मिस्टर शंकर के शब्द भारी पड़ गए, वह आगे कुछ बोल ना सके क्योंकि उनकी आंखें नम हो चुकी थी। वह अपनी बेटी अमृता से बहुत प्यार करते हैं, बेटे की गलती, बेटी को मिलने का डर उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई। रक्षित अच्छे से समझ रहा था, इसीलिए उसके कहा, मैं एक बाप की तकलीफ समझ सकता हूँ, इसीलिए आपको बस इतना कहूंगा कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपसे, लेकिन आप अपने बेटे के आगे नहीं आएंगे, इसका भी वादा आपको करना होगा। मिस्टर शंकर ने भारी मन से हाँ के सिर हिला कर कहा, मैं वादा करता हूँ, उसने जो किया है और जो कर रहा है उसकी सजा तुम जो भी दो, मैं नहीं आऊंगा। मैं भी रक्षिता, रक्षित की बहन को अपनी बहू नहीं बेटी मान चुका था, उसके खातिर नहीं आऊंगा मैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि रक्षिता अमृत से प्यार करती थी। जब ये बात रक्षित को पता चली तो वह शादी का रिश्ता ले गया था। मिस्टर शंकर शादी के लिए मान गए थे, लेकिन अमृत अपने दोस्तों के कहने और बस रक्षिता से प्यार का नाटक कर रहा था। मगर इन सबके चक्कर में दोनों इतना ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि रक्षिता प्रेग्नेंट हो गई। वह अमृत को बताने ही आई थी, मगर तभी उसे पता चला कि अमृत किसी और यानी नैना से प्यार करता है, उसके साथ अपने दोस्तों से लगाए बेट की वजह से था। रक्षिता इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी गाड़ी को सीधे खाई से नीचे गिरा देती है, लेकिन इन सब के चक्कर में पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। उस वक्त रक्षित और उसके परिवार को प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं था। ये कुछ दिन बाद पता चलता है। सॉरी, मैं अमृता के भाई का नाम भूल गई हूँ, इसलिए नाम अमृत रख दिया। ग्रीन सॉरी, अगर आप लोगों को याद हो तो जरूर बताना। मिस्टर शंकर को बात सुन रक्षित बहुत खुश हुआ, उन्हें अपनी बेटी की फिक्र थी। अच्छी बात है, क्योंकि गलती उसकी नहीं है, लेकिन बेटे की गलती छुपाने के बजाय उन्होंने उसे सजा देने की बात करो, वो उसे बहुत पसंद आया। उसने सोफे से खड़ा होकर कहा, ठीक है, जब बात क्लियर हो चुकी है तो मुझे चलना चाहिए, सब आपकी भी सर्जरी का वक्त हो गया है। मिस्टर शंकर हाँ में सिर हिला देते है तो एक नज उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगती है, मगर वह गेट पर रुक के रक्षित से कहते हैं, क्या एक बार मैं अपनी बेटी से मिल सकता हूँ? रक्षित हाँ में सर हिला देता है तो मिस्टर शंकर स्माइल के साथ थैंक यू बोल के बाहर चले जाते हैं। उनके जाते ही युग कहता है, क्या करना है अब? रक्षित कहता है, वही जो सोचा है, ले आओ उसका काला चिट्ठा, देखते हैं ये कहाँ मिला हुआ है। दोनों बात कह हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हर्ष को डरते देख अमृता उसे संभाल रही थी, उसने उसे बहुत समझाया, तब जाकर हर्ष कुछ नॉर्मल हुई। इस वक्त हर्ष ने अपना सर अमृता के गोद में रखा था। उसने अमृता से कहा, सच में भाई को नहीं पता चलेगा? अमृता कहती है, अगर तुम ना चाहो तो कभी नहीं। चैप्टर 27 तेरा बाप बे। अब आगे अमृता ने हर्ष के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हर्ष ने सुना तो अपना सिर ऊपर कर उसे देखने लगी, तभी फिर से अमृता के कहा, अगर तुम इसी तरह से डरती रही तो बिना बात के तुम्हारे भाई को पता चल जाएगा, इसीलिए पहले तुम खुद को ठीक करो। और जहां तक कल रात की बात है, वहां पर क्या हुआ था वह तुम्हारी भाई को कभी नहीं पता चलेगा, इतना तो तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो। हर्ष उठक बैठ जाती है और अपना सिर हाँ में हिला के कहती है, थैंक यू भाभी, आपने कल रात मुझे बचाया और आज भाई से सच में आप ग्रेट हो। भाई और पापा ने आपको कितना बोला, लेकिन आपने एक शब्द ना कह के खड़ी रही। थैंक यू सो मच भाभी। अमृता ने हल्की स्माइल किया और मन में कहा, मैंने अपनी दोस्त रोमी के लिए भले ही कुछ ना कर सकी, लेकिन तुम्हारे लिए तो कर सकती हूँ ना, शायद इसी से उसे और मुझे दोनों को शांति मिले। मन में सोच अमृता कल के यादों में चली गई, जहां पर अमृता ने भाई के अड्डे से आने के बाद उसने अपनी बाइक गैराज में खड़ी कर दिया, लेकिन उसका दिमाग काफी डिस्टर्ब हो चुका था। वह कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी, इसलिए खुद के साथ वो बार चली गई जहां पर म्यूजिक की आवाज काफी तेज थी। कुछ लोग साथ में डांस कर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वही अमृता किसी पर ध्यान ना देकर सीधे अंदर चली जाती है। उसने खुद के लिए सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर उसका मजा लेने लगी। उस वक्त उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा। पहले तो अमृत, अब से यही नाम है उसके भाई का, को लेके वो उसे कैसे संभाले? अगर नैना उससे शादी करना चाहती है तो बिना किसी वजह के करेगी नहीं, जरूर इसमें उसका कोई स्वार्थ है। सबसे पहले यही बात अमृता
को पता करनी है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा यह इस चीज को हैंडल कैसे करेगी। ऊपर से रक्षित वो अमृता के रास्ते में आ सकता है। जो भी करना है रक्षित के नजरों से बच के करना है। अमृता यही सब सोच रही थी। इसके ऊपर नशा चढ़ चुका था। तभी उसके कानों में किसी के थप्पड़ की आवाज गई। उसने सिर पीछे कर देखा तो स्टेज पर एक लड़की ने किसी लड़के को थप्पड़ मारा था। लड़की की पीठ अमृता के सामने था, पर लड़के को तो वह साफ देख पा रही। हाउ डेयर यू, जब मैंने एक बार कह दिया दूर रहो, सुनाई नहीं देता है, तुम बार बार पास आते जा रहे हो। लड़की देखी नहीं तुम लोगों का शुरू हो गया। उस लड़की ने काफी गुस्से से कहा। अमृता को उसकी आवाज जानी पहचानी लगी थी, लेकिन नशा होने की वजह से वह देख नहीं पा रही और ना पहचान पा रही थी। बस उसकी आवाज उसके कानों में जा रहा था। उस लड़की के थप्पड़ और बातों से पूरा बार शांत हो चुका था। म्यूजिक बंद होकर सब एक तरफ खड़े हो गए थे। जिस लड़के को लड़की ने थप्पड़ मारा उसने गुस्से से कहा, दो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ। लड़की ने भी गुस्से से उसके सामने उंगली पॉइंट करके कहा, हे मिस्टर, तुम जो भी हो ना मुझे जानना है और ना ही इंटरेस्ट है, लेकिन तुमने जो घटिया हरकत की है ना यह उसी के लिए था, तो अब हिसाब बराबर हो चुका है। लड़के ने कहा, हिसाब तो मैं बराबर करूंगा, आखिर तूने मिनिस्टर के बेटे पर हाथ उठाया है, मैं ये हाथ काट भी सकता हूँ। उसकी बात सुन अमृता के चेहरे पर एक व्यंग सी मुस्कान आ गई। वही कुछ लोग जो स्टेज के पास में खड़े थे पीछे हो गए। यहाँ के मिनिस्टर के बेटे को सब जानते थे। वह अक्सर इस बार में आके लड़कियों के साथ बदतमीजी करता। अगर कोई कुछ कहता तो उसे डरा धमका के चुप रहने को कह देता। उस लड़के के बात पर लड़की के पास उसकी खड़ी फ्रेंड ने कहा, हर्ष जाने देना, क्यों तमाशा कर रही है, चल घर चलते ही। वैसे भी हम सब घर पर बता के नहीं आए हैं, अगर घर तक ये बात गई तो सब फंसगे। हाँ, ये कोई और नहीं हर्ष थी। हर्ष ने अपनी फ्रेंड की बात सुनी तो उसे थोड़ी सही लगी, क्योंकि वह भी घर से बहाना लेकर फ्रेंड के साथ बाहर आए हैं। उसके घर में अलाउड नहीं है कि लड़की आधी रात में घर से बाहर रहे, भले ही बड़े घर के पैसे वाले हैं, लेकिन सोच पुरानी तरह से ही है, खासकर उनके पिता संस्कार सिंघानिया की। हर्ष ने गुस्से से लड़के को घूर के कहा, आदत अपनी सुधार लो, मैंने तो बस थप्पड़ मारा है, किसी दिन हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, समझे अपनी बात। कह हर्षी स्टेज से नीचे उतरने लगी, लेकिन तभी उस लड़के ने हर्ष का हाथ पकड़ लिया। हर्ष ने हैरानी और गुस्से से देखा और छुड़ाते हुए कहा, मुझे लगता है एक थप्पड़ में तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आया है, इसीलिए फिर से अपनी बदतमीजी दिखाने लगे। उस लड़के ने डेविल स्माइल के साथ कहा, अभी कहा तुमने मेरी बदतमीजी देखी है, वह अब दिखाऊंगा। हर्ष उसकी बोले गए शब्द को अच्छे से समझ रही थी, जिसकी वजह दिल में एक डर सा लगने लगा, लेकिन फिर भी उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। लड़के ने हर्ष के करीब आकर कहा, अच्छा ऐसी बात है तो नहीं छुड़ा दिखाओ, क्या कर सकती हो तुम। हर्ष खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की बेहद कोशिश करने कही, लेकिन लड़के ने बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। वही हर्ष की फ्रेंड बीच में आके जैसे ही हर्ष का हाथ छुड़ाने को हुई कि लड़के ने गन निकाल के सामने कर दिया। उसके ऐसा करने से वहां पर हंगामा हो गया। सभी एक दूसरे में बड़बड़ा लगे। हर्ष की दोस्त डर से पीछे हो गई, उसकी तो सांसें ही अटक गई। सामने गन देख के हर्ष भी हैरान होकर बुरी तरह डरने लगी। उसकी सारी फ्रेंड भी पीछे हो गई। तभी उस लड़के के दोस्त ने आके कहा, विवान क्या कर रहे हैं, ऐसे मत कर, चल घर चलते हैं, छोड़ जो हुआ भूल जाओ। उसके दोस्त जानते थे कि विवान क्या कर सकता है, इसीलिए कहा, उनकी बात सुन। वो लड़का जिसका नाम विवान था उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या कहा, भूल जाओ और छोड़ दूं उसे मैं। विवान शंखा किसी को नहीं छोड़ता है और ना किसी को माफ करता है। इस लड़की ने मेरे ऊपर हाथ उठाया विवान पर, इसे तो दिखाना ही पड़ेगा। विवान शंखा क्या चीज है, आज तक किसी की हिम्मत तक नहीं हुई थी, लेकिन ये विवान ने हर्षी को घूर के कहा। वह विवान का गुस्सा देख उसके दोस्त चुप हो गए, 2 कदम पीछे हो गए। अब विवान को रोकना उसके हाथ में भी नहीं था। वही हर्ष डर से कांपने लगी। अब उसे पछतावा होने कहा, आखिर उसने हाथ ही उठाया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, गलती कर दिया मैंने, अब मैं क्या करूं। हर्षी मन में रोने लगी। एक तो विवान के हाथ में गन, ऊपर से उसकी हेल्प के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। अमृता सब कुछ सुन रही थी। उसने आंखें खोलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन नहीं खुला। वह अपनी लड़खड़ा की पैरों से खड़ी हो गई। उधर विवान ने हर्षी को घूर के कहा, अब देखो मेरी बदतमीजी, अपनी बात कह। उसने हर्ष के कपड़े के एक कोने को पकड़ लिया, जिसे देख हर्ष की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन वह उसे फाड़ होता उससे पहले ही अमृता ने बीच में आकर उसके हाथों को पकड़ लिया। हर्ष ने तो डर से आंखें बंद कर लिया था, लेकिन
लड़के ने अमृता को देख कहा, अबे साली तू कौन है जिसने मुझे रोकने की कोशिश करी है? अमृता ने लड़खड़ा जुबान से कहा, तेरा बाप। बेपाउटिंग उसकी बात सुन हर्ष ने आंखें खोल के देखा तो सामने अमृता को देख दिल को थोड़ी राहत मिली। वो उसे एहसास हो गया कि वह उसे कुछ होने नहीं देगी। जब उसके खूंखार भाई से वह लड़ सकती है तो यह विवान क्या चीज है। लेकिन विवान के हाथों में गन याद आते ही हर्ष ने कहा, भाभी प्लीज आप इससे मत उलझो, इसके पास गन है। अमृता ने हर्ष की आवाज सुन के उसे करीब से देखा तो पहचाना गई। अमृता ने हंसते हुए कहा, हर्ष तुम यहाँ? अमृता ने इतने जोर से कहा कि सभी उसकी तरफ देखने लगे। वही विवान भी कुछ देर के लिए देखने लगा लेकिन फिर अपने होश के आके कहा, अबे तू मेरा हाथ छोड़। विवान ने अपने हाथ छुड़ाते हुए कहा तो अमृता ने खरती जुबान से कहा, अबे थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता? जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बच्चे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। फिर उसने हर्ष की तरफ देख के कहा, तुमने बताया नहीं हर्षी, तुम यहाँ कब आए और यहाँ क्या कर रही हो? हर्ष कुछ कहने को हुई कि फिर से विवान ने अपने हाथ छुड़ा के कहा, पहले मैं मेरा हाथ छोड़ो उसके बाद बात करना, समझी? छोड़। अमृता की पकड़ इतना ज्यादा थी कि विवान खुद से छुड़ा नहीं पा रहा और अमृता छोड़ नहीं रही। पर जब विवान ने कहा तो अमृता हर्ष की तरफ देख के कहा, हर्ष ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ना, पहले इसे चुप करती हूँ फिर बताना। हर्ष ने हाँ में सिर हिला दिया तो अमृता विवान के तरफ देखती है और उसके हाथों को ऊपर कर उसकी उंगलियों में अपना फंसा के मोड़ देती है। विवान के मुंह से दर्द भरी चीखने निकल गई। वहां सब हैरानी से देखने लगे। चैप्टर 28 तुम हर्ष से फटीचा कैसे बन गए? अब आगे विवान के मुंह से दर्द भरी चीख सुन सभी हैरानी से देखने कहते हैं हर्षी की तो आंखें बड़ी हो गई। उसने मुंह पर हाथ रख दर्द से तड़प रहे विवान को देखा। फिर अमृता को जिसने विवान का हाथ मोड़ रखा था वही विवान के दोस्त। वह भी हैरान थे लेकिन अपने दोस्त को देखा वह सब अमृता के तरफ बढ़े, जिसे देख अमृता ने कहा, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाना ना तो मैं इसका हाथ बॉडी से लग करके दूसरी तरफ फेंक दूंगी। अमृता ने जिस तरीके से धमकी दी, आई डर से उसके दोस्त पीछे ही रह गए। विवान ने कहरा हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो। अमृता ने सुन के छोड़ दिया। जिसके लिए विवान तैयार नहीं था वह सीधी फर्श पर गिर गया और अपने उंगलियों को कुछ देर तक पकड़ के बैठ रहा। अमृता उसे इग्नोर कर हर्षी के तरफ मुड़ के कहा, हाँ तो मैं क्या पूछ रही थी? तुम यहाँ क्या कर रही थी? ये लकड़ा कौन है? हर्ष ने कहा, भाभी वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई थी और यह बदतमीजी कर रहा था। लेकिन आपने यहाँ अचानक, हर्ष ने चिल्लाते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और आंखें फाड़ के अमृता के पीछे देखने लगी। अमृता उसकी नजरों का पीछा कर जब पीछे मुड़ के देखती है विवान ने अमृता के सर पर गन लगा रखा था, जिसे देख अमृता होंश तिरछे हो जाए है। अमृता एटीट्यूड से कहती है, लगता है कुत्ते की पूंछ एक बार में सीधी नहीं हुई है। कोई बात नहीं, यह मैं अच्छे से जानती हूँ कैसे करनी है। विवान गन लोड करते हुए कहता है, तुझे क्या लगा मुझे मार के यहाँ से निकल जाएगी? नहीं, मैं विवान शंखा हूँ, इतनी आसानी से जाने तो नहीं दूंगा। अमृता ने कहा, ठीक है यार, कौन इतनी आसानी से जा रहा है? वैसे भी अब तो तूने मेरा पूरा नशा तक उतार दिया, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। विवान कुछ समझता एक जोरदार पंच के मुंह पर आके लगी। इतनी जोर से लगा था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा, साथ में आगे के 3 दांत फर्श पर जा गिरे। एक बार फिर से सभी हैरान हो गए। अमृता ने उसके हाथों से गन लेकर कहा, मुझे तुम जैसे कमीने बिल्कुल पसंद नहीं है। तुझसे अच्छा तो मेरा पति है, कम से कम तेरी तरह 4 बार अपना नाम तो नहीं बताता, 2 बार में चुप हो जाता है बेचारा रक्षित। तारीफ भी मिला तो किस बात के लिए टीयर्स ऑफ जॉय। अमृता गन एक साइड फेंक के लगातार है 2-3 पंच विवान को दे मारती है। कुछ ही देर में विवान बुरी हालत में फर्श पर पड़ा और बाकी सब हैरान खड़े देख रहे थे। हर्ष तो उतना नहीं डरी थी, इतना अब डर रही क्योंकि अमृता ने गुस्से में विवान की हालत ही खराब कर दिया। वो खून से लथपथ हो गया था। अमृता को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। विवान जब बेहोश हो गया तब जाक अमृता ने उसे छोड़ा और हर्षी का हाथ पकड़ के कहा, चलो घर चलते हैं। अब तो उसका नशा पूरी तरह खत्म हो गया था, बस पैर हल्के लड़खड़ा रहे थे। हर्ष भाई बेसुध सी उसके साथ आ गई। दोनों आधी रात में घर आए, तब तक सब सो चुके थे। हर्षी डर रही थी तो अमृता उसे समझा के कमरे में भेज दिया और खुद चली आई आंस को फोन की रिंग से जाके अमृता अपनी सोच से बाहर आई। उसने फोन जैसे ही कान के पास लगता दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम काम हो गया है। अमृता ने कहा, गुड, इतना क्या, फोन रख दिया? फिर वो हर्षी से कहती है, चलो अब उदासी छोड़ो, अब कोई डर नहीं है, काम हो गया है। हर्ष ने सुना तो खुश हो गई। थोड़ी देर दोनों साथ में बैठ के बातें करी। उसके बाद हर्ष अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ युग
ने काफी कोशिश करी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इस बात से रक्षित काफी गुस्से में था। ये पहली बार उसके साथ हुआ। उसने कुछ पता करना चाहा और उसे वह चीज मिली नहीं। युग ने उसे बताया कि उनके आदमियों के जाने से पहले ही कोई सब कुछ मिटा चुका था। रक्षित ने सुना ना तो गुस्से से कहा, आखिर यह कौन कर सकता है? जहां तक मिनिस्टर की बात है वह खुद तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं और बाकी कौन कर सकता है? युग ने कहा, सर हो सकता है ये काम मिनिस्टर ने ही किया हो। आखिर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, अगर किसी ने देख लिया किसी लड़की ने उनके बेटे को मारा है फिर तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। वह भी तो अपने बेटे को कॉलेज के बाद अपनी कुर्सी देने का सोच रहे हैं। रक्षित ने हामी भरते हुए कहा, हाँ ये हो सकता है। फिर उसने कुछ सोच के कहा, जो मैंने अमृत का काम दिया था वह हुआ। युग ने एक फाइल उसके सामने करते हुए कहा, सर इस फाइल में सारे डिटेल्स है, आप एक बार देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। फिर उसने दूसरी फाइल उसके सामने करते हुए कहा, सर यह नैना के बारे में है, वह किस वजह से अमृत से शादी कर रही है, उसके सारे डिटेल्स है। रक्षित ने एक नजर फाइल पर डाल के कहा, हम इन्हें अपने साथ घर ले चलो, मैं वहीं पर देखता हूँ। युग ने सर हिलाया और फाइल उठा लिया। शाम का वक्त, सुबह जो हुआ उसके चक्कर में हर्षी कमरे से बाहर नहीं आई और अमृता घर में ही रही। वही संस्कार सिंघानिया, वह भी आज अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इन सब के चक्कर में सुरभि जो परेशान हो गई थी। काफी कोशिश के बाद अमृता और हर्षी दोनों लिविंग रूम में सुरभि जी के साथ बैठ के बातें करने लगी। तभी बाहर से आ रहे हर्ष पर हर्षी की नजर पड़ी। वह अपनी जगह से खड़ी होकर कहती है, हर्ष ये तुम्हें क्या हुआ? तुम हर्ष से फटीचा कैसे बन गए? उसकी आवाज से सभी की नजर हर्ष पर चली गई, जिसकी हालत फटीचा से भी ज्यादा बुरी थी। एक आंख, काला, कपड़े फट चुके थे, शरीर पर तो थे लेकिन थोड़े अलग थे। बेचारा लड़खड़ाते हुए अंदर आ रहा था। उसकी हालत देखा हर्षी और अमृता को हंसी भी आ रही थी और बुरा भी लग रहा था। सुरभि जी उसकी तरफ भागते हुए कहती है, हर्ष बेटा ये सब क्या है? किसने किया तुम्हारी यह हालत? हर्ष अपनी माँ के देख उनके कंधे पर हाथ रख के कहता है, मॉम ये मत पूछो, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। उन सब ने मुझे मिलकर बहुत मारा, मेरी गलती नहीं थी। सुरभि जी ने हर्ष को सोफे पर बैठाया और उसे पानी दिया। हर्षी जल्दी से जाके मेडिसिन का बॉक्स ले आए। हर्षी और अमृता मिलकर उसका ड्रेसिंग करने लगी और साथ में हंस भी रही थी। सुरभि जी थोड़ी डांटते हुए कहा, उसकी हालत इतनी बुरी है और तुम दोनों को हंसी सूझ रही है। दोनों सुनकर शांत हो गई। तभी बाहर से युग और रक्षित भी आ गए। पहले दोनों ने ध्यान ना देकर कमरे के तरफ ही बढ़े थे, पर जैसे ही हर्ष के कहानी की आवाज दोनों के कानों में पड़ी, दोनों ही अपनी जगह पर रुक के उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। हर्ष ये सब क्या हुआ? युग ने हर्ष को हैरानी से देख के कहा। रक्षित भी हर्ष के पास आकर खड़ा हो गया। उसे भी जानना था आखिर हर्ष की हालत यह कैसे हो गई। हर्ष ने सभी के तरफ देख के रोने जैसी शक्ल बना के कहा, मैं बस भाभी की कल की फाइट देखने गया था, वह सब मिलकर मुझे मारी। बेचारा हर्ष गया था देखने, खुद कूद गया। टीयर्स ऑफ जॉय चैप्टर 29। अमृता को रक्षित ने दिया पनिशमेंट। अब आगे हर्ष ने जिस तरीके से कहा, सभी आंखें फाड़ उसके तरफ बस देख रहे थे। युग ने एक एक वर्ड कहा, तू बार गया था फाइट का वीडियो देखने? हर्ष सुन के हाँ में सिर हिला दिया। युग ने और तने एक नजर एक दूसरे को देखा, फिर हर्ष को। वही हर्षी भी अमृता को देखती है कि कहीं हर्ष को कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन अमृता जानती है अगर उसे पता चला होता तो वह अब तक हंगामा कर चुका होता। तभी रक्षित कहता है, तो देखने को मिला या नहीं? हर्ष ने झूठे आंसू हाथों से साफ करते हुए कहा, नहीं भाई कुछ नहीं देखा पाया, मेरी किस्मत ही खराब होती। लाउडली क्राइंग फिर से रक्षित ने सवाल किया, तू गया तो था देखने, देख क्यों नहीं पा? क्या वीडियो थी? नहीं। रक्षित और युग को शक हुआ कि कहीं हर्ष से कोई गलती तो नहीं हो गई जिससे वीडियो डिलीट हो गई हो। वही अमृता भी सोच में थी कि कहीं हर्ष ने कुछ देखा तो नहीं। वैसे तो कह रहा है कि उसने नहीं देखा, फिर भी कितना नहीं देखा या बिल्कुल भी नहीं देखा, यह अमृता को जानना था। हर्ष ने मुंह बना के कहा, भाई मैं यहाँ से गया था देखने ही, लेकिन गार्ड ने मुझे जाने नहीं दिया। फिर मैं चोरी छिपे अंदर चला गया, मगर जब मैं अंदर गया तो पहले से दो लोग मौजूद थे। वो लोग वीडियो के साथ कुछ कर रहे थे। मैंने उन्हें मना किया तो दोनों मुझसे लड़ने लगे। शोर होने की वजह से गार्ड अंदर आने लगे दोनों के साथ। मैं भी छुप के अंदर से निकल गया, लेकिन गार्ड से बचने के चक्कर में गलती से एक कमरे में चला गया जहां पर कुछ लड़कियां थी, उन्हें मिलकर मारा। अब उसके आगे क्या ही बताए हर्ष, बाकी घर वाले तो समझ ही गए क्या हुआ होगा। बेचारा हर्ष, अब तो सभी को इस पर तरस आने लगी, लेकिन कोई अब कुछ कर तो नहीं सकता उसके लिए। खैर अमृता और हर्षी ने लगभग चोट लगे हुए अंग
पर पट्टी तो कर दिया, लेकिन इस चक्कर में हर्ष बेचारा पूरी मम्मी बन गया। पट्टियों से लिप्ट के टेयर्स ऑफ जॉय बाहर वाला कोई देखे तो एक पल के लिए डर ही जाए। हर्ष के बालों में उसको माँ प्यार से हाथ फेरने लगी। इधर रक्षित और युग समझ गए थे कि किसी कहने पर वीडियो गायब हुई ही दोनों का शक मिनिस्टर पर ही था, लेकिन कांट कर अमृता बैठी है। कुछ सोच के रक्षित ने अपनी रूड टोन में अमृता से कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने इसे मारा नहीं होता तो आज ये नौबत नहीं आती। तुम्हारी वजह से इस घर में पुलिस आई और साथ में आज हर्ष की हालत ये हुई है। अमृता जो अब तक शांत खड़ी थी, उसे भी हर्ष के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती? उसने तो कहा नहीं था हर्ष बाहर जाए, लेकिन वह खुद गया और अपनी नादानियां की वजह से पिट के आया है। रक्षित की बात सुन अमृता की भावे सिकुड़ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम इन सबका इल्जाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते हो। मैंने नहीं कहा कि वह जाए और पिट के आया, और ना मैंने पुलिस को बुलाया था। वह खुद यहाँ आए थे, वह भी अपना काम करने। रक्षित कहता है, हाँ तो क्या भजन करने आते? मुझे पता है पुलिस अपना काम ही करने आया, लेकिन तुम्हारी वजह से अपना काम पहली बार सिंघानिया के घर में करने आए थे। अमृता उसकी बातें सुनकर अपना सिर दाएं बाएं घुमा है और गहरी सांसें लेते हुए कहती है, क्या आफत है? अब हर काम का इल्जाम मेरे ऊपर ही लगेगा। तो ये बात पहले बता देते, जान से मार के आती हुए तब अच्छे से बैठ के मेरे ऊपर इल्जाम लगाते, जिसे सुनने में मुझे भी खुशी होती। एक पल के लिए आंखें फाड़ सब लोग अमृता को देखने लगे। वही रक्षित भी उसकी बातें सुन क्या ही रिएक्ट करे। अपनी गलती मानने के बजाय मर्डर करने की बात कर रही है। रक्षित जो पॉकेट में हाथ डाल के खड़ा था, उसने डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, अब जब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है तो पनिशमेंट इसका तुम्हें ही मिलेगा। अमृता ने भावे उच्च के कहा, पनिशमेंट तुम मुझे दोगे? रक्षित कहता है, क्यों? तुम कहीं कि हूर परी हो जिसे पनिशमेंट नहीं मिल सकती है? अमृता अपना हाथ बांध के कहती है, बड़ी हूरा परी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इससे कम भी नहीं हूँ, और जो भी हूँ तुमसे तो बेहतर ही हूँ। तुम्हारी तरह सड़े जैसा मुंह लेने नहीं घूमती, बल्कि हूर परी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और खूबसूरत हूँ, जिसे लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। एक बार फिर रक्षित और अमृता का बहस शुरू हो चुका था। वही मौजूद बाकी सब खड़े थे। सुरभि जी दोनों को शांत करना चाहती थी, लेकिन हर्ष ने रोक के कहा, मॉम क्या कर रही है? कम से कम इनकी लड़ाई देख के थोड़ी एनर्जी तो लेने दे। खुद टूट के आया है और ले रहे हैं एनर्जी। फिर से थप्पड़ पड़ा तो अभी तो सिर्फ मम्मी बन है, पापा अमृता बना देगी। तेज ऑफ जॉय हर्ष की बात सुन सुरभि जी घूर के उसे देखती है तो हर्ष अपना दांत दिखा देता है। ग्रीन सुरभि जो कुछ नहीं कहती, वही हर्षी और युग भी खड़े देख रहे थे। दोनों का शोर ज्यादा बड़ा तो कमरे से संस्कार सिंघानिया भी निकल के लिविंग रूम के खड़े होकर दोनों को देखने लगे। अमृता के गुस्से से कहा, पहले तुम मुझे पनिशमेंट तो दे के देखो, दोबारा किसी को देने के लायक नहीं बचोगे। रक्षित ने कहा, वह तो वक्त बताएगा, और जहां तक पनिशमेंट है, तुम आज से घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारा घर से बाहर जाना वह यही है तुम्हारी पनिशमेंट। फिर रक्षित युग की तरफ देख के कहा है, युग सारे गार्ड्स को बता दो ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर जाने की कोशिश भी करी तो वह मुझे तुरंत इन्फॉर्म करे। आखिर मैं भी तो देखूं ये घर से बाहर कैसे जाती है। ना घर से निकलेगी ना तमाशा होगा। अमृता के हंस उसके कमरे पर आ गए। वह हंस के कहती है, तुम्हें लगता है तुम मुझे घर में कैद करके रख सकते हो? तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। ना आज तक मुझे किसी ने कैद किया है, ना कोई कर पाएगा। अगर यकीन नहीं तो ठीक है, करके देख लो। अमृता ने गुस्से से कहा और कमरे की तरफ चली गई। वही बाकी सब बस देख रहे थे। रक्षित भी फाइल लेकर सीधे स्टडी रूम की तरफ गया। उन्हें जाते ही हर्ष सोफे पर बैठ गया और मुंह बना के कहा, मजा नहीं आया यार, थोड़ा और आहा। हर्ष ने उसके सिर पर चपत लगाई तो हर्ष के मुंह से चीख निकल गई। वह बालों को सहला हुए हर्ष को देखते हुए कहता है, मारा क्यों? हर्ष कहती है, पागल है, तुझे इसमें मजा आ रहा था? यह नहीं पता तेरी वजह से भैया भाभी लड़ रहे थे सुबह, दोनों में कितना प्यार था, और अभी देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़के गए हैं। हर्ष की बात थी वहीं तक जहां तक सुरभि जी जानती है दोनों का असलियत तो सिर्फ युग हर्ष और हर्षी को पता है। प्यार छोड़ो, बात तक ठीक से नहीं करते। धीरे धीरे सभी अपने कमरे में चले गया। अमृता कमरे में जाके फोन सीधे बेड पर फेंक के कहती है, ये खुद को समझता क्या है? मुझे घर से बाहर जाने से रोकेगा, रोक के दिखाए। इस वक्त अमृता को रक्षित पर काफी गुस्सा आ रहा। वो उसने नहीं सोचा था कि रक्षित ऐसा कुछ करेगा, बल्कि सुबह उसकी धमकी को अमृता ने ज्यादा माइंड नहीं किया, इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया। अमृता गुस्से से अपने बाल नोच के बेड पर बैठ गई।
तभी फोन रिंग हुआ 2-3 बार इग्नोर कर। अमृता ने कान से लगा के कहा अंडरस्कोर क्या है, उसने झल्ला के कहा। तभी दूसरी तरफ से किसी धीमी आवाज आई, जैसे अमृता के बातों से वह घबरा गया हो। मैडम कल मिलने के लिए ब्रिज पर आ जाए। अमृता ने गहरी सांसें छोड़ के कहा ठीक है, टाइम मैसेज कर दो अपनी बात कह उसने फोन कट कर दिया। कुछ देर बाद सभी खाने के लिए नीचे आए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। सबने शांति से कहना खाया और अपने अपने कमरे के तरफ बढ़ गए। अमृता कमरे में जाने के बजाय रात में गार्डन के तरफ चली गई। खुली हवा खाने काफी देर तक वही रही। इधर रक्षित अमृत और नैना की फाइल रीड करने में लगा था। दूसरी तरफ हर्ष टेरेस पर खड़ी चांद को देख रही थी। उसके आंखों में आंसू और कुछ खालीपन था। तभी इसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। हर्ष ने पलट के देखा मगर कोई नहीं था। सीन 2 से 3 बार हुआ वह दोबारा, जैसे पाटली की किसी ने उसके मुंह पर हाथ लग के दीवार से लगा दिया। यह इतना अचानक हुआ कि हर्ष डर से कांपने लगी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हर्ष ने सामने देखा तो अंधेरे की वजह से किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। चैप्टर 30 माय लव दिल। अब आगे हर्ष के आंखों में इस वक्त एक डर दिखाई दे रही थी। वह डर किसी का खौफ नहीं था, बस जब कोई छोटा बच्चा कोई गलती करता है और उसे पता होता है कि अब डांट पड़ने वाली है, उस वक्त जो डर आंखें में रहता है वही डर हर्षी के आंखों में भी था। सामने खड़े शख्स ने हर्ष को दीवार से सिपका के अपना भार उसके ऊपर डालते हुए कहा, मैं एक ही शर्त पर ये हाथ हटाओ, जब तुम मुझे सिर्फ सच बताओगी तो तुम सोच के बताओ सच के लिए तैयार हो या नहीं। हर्ष इस आवाज को अच्छे से जानती थी और इंसान को भी। उसने आंखों से हाँ में इशारा किया। तभी उस शख्स ने हर्ष के मुंह से हाथ हटा के थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया, जिससे लाइट की रोशनी में इसका चेहरा दिखा। यह इंसान कोई और नहीं युग था। इस वक्त उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई पड़ रही। हर्ष ने युग को देख डरते हुए कहा, वो भाभी में। वो हर्षी की उंगलियां आपस में उलझ गई थी। वो उन्हें बार बार मोस्ट हुए कह रही जी। युग साफ साफ देख पा रहा था हर्ष रुक रुक के कह रही और साथ में अपनी नजरें भी चुराने लगी, जिसे देख युग हर्ष को उसके कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से हर्षी सीधे युग के सीने से जा लगी। दोनों की नजरें एक दूसरे को ही देख रही। जहां हर्षी के आंखों में डर था तो युग के आंखों में गुस्सा नाराजगी। युग ने हर्षी को घूरते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहा, मैं वो यह नहीं सुनना चाहता और ना भाभी के बारे में जो है मुझे साफ साफ जानना है। अगर तुमने जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश भी करी तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा। अगर नहीं चाहती तो सच बताना, झूठ नहीं। इस बात पर हर्ष की नजरें झुक गई और आंखों से निकल के एक आंसू गालों पर आ गया, जिसे देख युग तड़प सा गया। उसने झट से हर्ष को छोड़ के उसके चेहरे को हाथों में भर के दर्द भरे लहजे में कहा, माय लव क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या कोई बड़ी बात हो गई है? मुझे बातों क्या हुआ था? हर्ष के आंसू देख युग का टोन बदल गया। इस वक्त हर्ष के आंसू देख उसके दिल के असीम दर्द होने लगी। वह हर्ष ने पलके उठा के युग को देख के कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही घर से छुप के बाहर गई थी अपनी फ्रेंड के साथ। जब मैं डांस कर रही थी तो उसने मुझे छेड़ा था। मैंने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया, फिर उसने मेरे कपड़े पर हाथ। हर्ष बीच में रुक गई, उसकी सिसकियां तेज हो गई। वह बोल नहीं पा रही थी। वही युग की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका बस चले तो अभी जाके जान से मार डाले विवान को, लेकिन बेचारा रक्षित की वजह से मजबूर है। वही गहरी सांसें लेके फिर से हर्ष ने कहा, लेकिन बीच में पता नहीं कहां से भाभी आ गई और मुझे बचा लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा, उनसे भारी परगन भी चलना चाहा, लेकिन भाभी के उसे भी फेंक के मारा। तभी यह सब हुआ। सब मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। मैं घर पर बता के नहीं गई, ये भी मेरी गलती है। आई एम सॉरी। युग में झूठ नहीं कहा चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी कहीं भाई मेरा कॉलेज जान बंद ना कर दे। मैं घर में रहना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। हर्ष ने बिल्कुल साफ साफ वही बात कही जो हुआ था। इतना कह वो बुरी तरह रोने लगी। युग से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। झट से उसे हर्षी को सीने से लगा के उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, श चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ ना तो रो क्यों रही है? रोना बंद करो। युग ने हर्षी को खुद से अलग करके उसके चेहरे को थाम लिया। हर्ष आंसू भरी आंखों से युग को देख रही। तभी युग ने आगे बढ़कर हर्ष के माथे को चूम लिया। हर्ष की पलकें खुद बखुदा तुम्हें घर से अकेले जाने के लिए मना करता हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारा यह भाई तुम्हें कैद करके रखना चाहता है? युग ने हर्षी को अलग करके उसे देखते हुए कहा, माय लव ऐसा नहीं है। तुम्हारा भाई ही नहीं, पूरा परिवार तुम्हारी सुरक्षा चाहता है, इसीलिए कोई नहीं चाहता तुम घर से अकेले जाके किसी मुसीबत में पड़ो। जाना है तो किसी गार्ड्स
के साथ में जाओ, अगर कल भाभी सही वक्त पर नहीं आती तो क्या होता सोचा है तुमने? घर पर किसी को नहीं बताया? ये गलत ऐसे नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, कितनी बड़ी गलती करी है। अगर इस बारे में रक्षित को बीच में हर्ष ने युग के मुंह पर हाथ रख के कहा, प्लीज भाई को मत बताइएगा। हर्ष की बात सुन युग के आंखों के कुछ शरारत सी उतर आए। युग ने हर्षी का हाथ हटा के कहा, ठीक है मैं तुम्हारे भाई कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। हर्ष उसकी बातों के मीनिंग को समझ गई, तुरंत ही अपनी नजरें दूसरी तरफ कहा, मैं किसी को कुछ नहीं देती हूँ ना आपको दूंगी। युग ने हर्षी को खुद के और करीब करते हुए कहा, क्या सच में? सोच लो वरना तुम्हारा भाई कल ही क्या चाहिए आपको? एकदम से बीच में हर्ष ने कहा, जिसे सुन युग ने तिरछी मुस्कान के साथ अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और गाल हर्ष के तरफ हर्ष देख के शर्माने लगी। उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तभी युग ने कहा, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर बीच में तुम्हारे भाई ने बुला लिया तो बवाल हो जाएगा। हर्ष ने अपने आसपास एक बार नजर दौड़ाई, जब कोई नहीं दिखा तो झट से युग के गालों को चूम के उसे धक्का मार के वहां से भाग गई। युग ने गाल पर हाथ रख हर्ष को भागते हुए देखने लगा और कहता है, पागल, पता नहीं इतना यह मुझसे शर्माती क्यों है? एक दिन मेरा ही होना है, इसे पता नहीं तक क्या करेगी। युग बालों में हाथ फेर के वहां से चला गया। उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल बनी थी। वही उनके जाते ही सीढ़ियों के दूसरी तरफ से किसी की लंबी सी परछाई बाहर आके दोनों को खड़े होकर देख रही थी। अगली सुबह अब तक रक्षित युग नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे, वही हर्षी कॉलेज के लिए निकल गई। घर पर बस अमृता, सरबी और हर्ष थे। पट्टी लगने की वजह से हर्ष कमरे के अंदर था, बाकी अमृता अपने कमरे में वाक कर रही थी। वो परेशान से इधर से उधर बस चक्कर लगा रही। उसने बड़बड़ा हुए कहा, क्या करूं, कैसे घर से बाहर जाऊं? इस सुहा ने तो गार्ड्स भी बढ़ा दिए हैं जो घर से निकलने ही नहीं दे रहे। 2 बार बाहर जाने का ट्राई कर चुकी हूँ, क्या करूं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अमृता खुश, सोच आज तुझे जाना है, आज बदला लेने क्यों पहली सीढ़ी चढ़ेगी तू? अमृता दांतों से नाखून चबाते हुए सोच रही थी कि तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। अमृता ने पीछे मुड़क देखा तो उसके चेहरे पर अचानक सी मुस्कान बढ़ गई, जो दिखने में ही काफी गहरी थी। आखिर किसकी परछाई थी? क्या घर के किसी मेंबर ने युग और हर्षी को साथ के देखा है? अमृता कैसे घर से बाहर जाएगी? अमृता के कमरे में बाहर कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।